गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने सेशन ट्रायल की चर्चा की थी। अब एक नया चैप्टर 14 है 19 है जिसके संदर्भ में मैं बताऊं, यह चैप्टर वारंट ट्रायल से रिलेटेड है। पूरे प्रक्रिया संहिता में 4 ट्रायल का विवरण बताया गया: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल। इन्हीं 4 विचारणों के तहत पूरे न्यायिक प्रक्रिया में, जुडिशियल न्यायालय में, खास करके लोअर कोर्ट्स में सजा का प्रावधान दिया गया और मजिस्ट्रेट ऑफेंस के आधार पर वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, सेशन ट्रायल और समरी ट्रायल में भिन्न भिन्न ट्रायलों में जो मुकदमे निहित हैं वैसे मुकदमों में विचारण करके सजा देंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेज बाय मजिस्ट्रेट। इस प्रक्रिया में 2 प्रक्रिया बताई गई है, एक इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट और दूसरा मुकदमा है जो इंस्टीट्यूटेड अपॉन रजिस्टर्ड एज ए कंप्लेंट केस। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे केस इंस्टीट्यूटेड एंड पुलिस रिपोर्ट, वो जहां एक्सक्लूसिवली 209 सेशन ट्रायल, 209 कमिटल प्रोसीडिंग के बाद जो मुकदमे बच जाते हैं, जो मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल बच जाते हैं और जिसमें 207 की प्रक्रिया कानून कहता है कि कंप्लायंस 238 सेक्शन से लेकर इसमें प्रक्रिया चलती है और यह 238 कहता है कि कंप्लायंस विद सेक्शन 207 CRPC। किसी भी वारंट ट्रायल में शुरुआत होने के लिए सबसे पहले 207 का कंप्लायंस होना आवश्यक है। 207 CRPC क्या है? पिछले क्लास में हमने बताया था कि 207 CRPC रिसीविंग ऑफ द पुलिस पेपर टू दी ऑल एक्यूज पर्सन्स है। जितने भी एक्यूज होंगे पुलिस कार्यवाही की सारी प्रक्रिया को 207 CRPC में उनको रिसीव कराना है, जिसमें कहा गया कि व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज अपीयर्स or is brought before magistrate, the commencement of trial, the magistrate shall satisfy himself compliant with the provision of section 2007। जब भी ट्रायल प्रोसीड करेगा, ट्रायल बिगिनिंग करेगा वारंट ट्रायल में, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब को देखना है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, यह देखना है कि 207 CRPC का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। तो फर्स्टली उनको पुलिस रिपोर्ट और रिसीव करा देना है। देन व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, जहां सेशन ट्रायल में हमने देखा कि 227 CRPC में है कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड करके पुलिस ने भेजा है, कलेक्ट करके न्यायालय को भेजा है और अगर उसमें पाया जाता है कि अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है, प्राप्त गवाहों का बयान नहीं लिया गया है, तो ऐसे हालात में मुकदमों में अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन वारंट ट्रायल में प्रक्रिया 239 के तहत है कि व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। यहाँ डिस्चार्ज का पिटीशन अभियुक्तों की ओर से 239 CRPC में दाखिल किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रार्थना की जाएगी कि जो भी पुलिस रिपोर्ट में गवाह आए हैं या साक्ष्य आए हैं वह हमको इम्प्लीकेट नहीं करते हैं, ऐसे हालात में अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाए। आफ्टर पेरूजल ऑफ द रिकॉर्ड magistrate shall found if the no sufficient evidence is on record, then accused shall be discharged under section 239. If 239 petition has been rejected by the court, then procedure is in warrant case 240 CRPC में आरोप गठन की प्रक्रिया, जहां सेशन ट्रायल में हमने देखा कि 228 में आरोप गठन होता है, तो यहाँ 240 में कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसी तरह की प्रक्रिया है जो 211 से लेकर 224 तक हमने पूर्व में बताया था कि आरोप गठन एक अहम प्रक्रिया है जिसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में अभियुक्तों को हाजिर होना होगा और रिटर्न फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाएगा कि अमुक अमुक दफाओं के लिए आपको आरोपित किया जाता है। इफ अपॉन सच कंसिडरेशन 240 कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन ऑफ एनी हियरिंग मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन देयर इज ग्राउंड ऑफ प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज कमिटेड द ऑफेंस ट्राइब्यूनल अंडर दिस चैप्टर
अगर जो ऑफेंस दिया गया है जिसमें कॉग्निजेंस होकर आया है और मजिस्ट्रेट यह पाते हैं कि इसमें मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार बनता है, सफिशिएंट एविडेंस इज देयर, देन एक्यूज शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 240 CRPC। 241 में कहा कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। यह चारों प्रक्रियाओं में, चारों विचारण में यह प्रावधान है कि जब भी एक्यूज को चार्ज किया जाएगा तो एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या अभियुक्त दोष स्वीकार करता है। सेशन ट्रायल में भी हमने देखा, वारंट ट्रायल में 241 CRPC कहता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर एक्यूज यह तैयार है, यह स्वीकार कर लेता है कि वह दोष स्वीकार करने को तैयार है, तो फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस की आवश्यकता नहीं होगी और जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस है वह पास किया जाएगा। इफ द एक्यूज प्लीज गिल्टी मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड में डिस्क्रिएशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। इतना ही पर इसी जगह मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जनरली केसेज में या प्रैक्टिकली या हम लोग देखते हैं कि कभी भी एक्यूज दोष स्वीकार नहीं करता। दोष स्वीकार वही करता जो पेटी ऑफेंसेज है, छोटे छोटे अपराधों में जहां 200, 1000, 2000, 5000 फाइन निहित है, ओनली फर्स्ट ऑफेंस फाइन है। वैसे हालात में MB एक्ट हो या वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो, बहुत से ऐसे छोटे छोटे माइनर्स एक्ट हैं जिसमें फाइन देकर मुकदमों को समाप्त किया जाता है। तो यह प्लिया ऑफ गिल्टी उसी हालात में अभियुक्त लोग स्वीकार करता है कि दोष स्वीकार करता है और मुकदमे को खत्म कराता है। लेकिन जहां कन्विक्शन का प्रावधान है, 3 साल हो, आजीवन कारावास हो या और भी पनिशमेंट हो, तो ऐसे हालात में जनरल प्रिंसिपल्स यही है कि अभियुक्त दोष स्वीकार नहीं करता। तो 241 में जब 241 में जब दोष स्वीकार नहीं करेगा तो देन प्रोसिक्यूशन एविडेंस का प्रावधान है जो 242 CRPC कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ देखिए कि जिस तरह से सेशन ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की ओर से नामित थे कार्यवाही को करने के लिए, अभियोजन की साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ APM महोदय हैं और DPO महोदय हैं जिसकी परीक्षा BPSC कंडक्ट कराती है और उससे जो लॉ ग्रेजुएट हैं वह पास होकर या अधिवक्ता भी बन गए हों, फिर भी वह परीक्षा देकर अगर BPSC से पास करते हैं तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अभियोजन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल सेक्शंस में वह ऑन पे सरकार द्वारा ऑन पे बेसिस पर, मंथली पे बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका टर्मिनेशन नहीं होता है। जिस तरह से APP और PP का समय निर्धारित है कि जब तक अगला जो नॉमिनेट करके बिहार गवर्नमेंट से वह भेजा जाता है, 24 और 25 CRPC में मेंशन है। यहाँ प्रावधान परीक्षा के बाद, पास करने के बाद टिल उनको जब तक वह सेवानिवृत्ति नहीं हो जाए तब तक वह कार्यरत रहते हैं और APO के बाद उनका प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिला अभियोजन पदाधिकारी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ समझाने का मतलब यह था कि 242 CRPC में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन APO महोदय सम्मन भेजेंगे गवाहों को, जो चार्जशीट में नामित विटनेस हैं उनको सम्मन भेजा जाएगा और प्रोसिक्यूशन एविडेंस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और अभियोजन साक्षी के बाद जहां एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस एक्ट में बताया गया, दो तरह के वकील होंगे। और एक बात यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि एविडेंस के समय 273 CRPC एक अहम सेक्शन है जो कहता है कि अभियुक्त को सदैव उपस्थित रहना होगा। लेकिन अगर एक्यूज रिप्रेजेंटेड थ्रू लॉयर है और उस हालात में उनके अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित हैं तो उस हालात में उनका 317 का रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया जा सकता है। लेकिन अभियुक्त जब कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसके प्रेजेंस में ही गवाहों का बयान होगा, अन्यथा गवाहों का बयान नहीं लिया जाएगा, जैसा कि 273 CRPC कहता है। आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे। तो 43 में आया एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, 242 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस समाप्त किया जाएगा और
243 में फिर डिफेंस के लिए दोनों पक्षों की गवाही अनिवार्य होती है। मौका दोनों पक्षों को दिया जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी गई तो फिर डिफेंस को भी अपॉर्चुनिटी देना है, जो कि 243 सीआरपीसी कहता है। अब दूसरी प्रक्रिया है यह है ऑन पुलिस रिपोर्ट। लेकिन जहां मुकदमे ऑन कंप्लेंट कॉग्निजेंस हुए हैं, आए दिन जब पुलिस मुकदमे नहीं दर्ज करती है तो हम 200 सीआरपीसी में देखे हैं कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट दाखिल करने का प्रावधान है। और वैसे हालात में जहां 202 में गवाहों के पश्चात गवाह टेकन करने के पश्चात 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लिया गया है, तो उस संदर्भ में यह कहता है कि केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस थाना मुकदमा के अलावा वैसे मुकदमे जो न्यायालय में कॉग्निजेंस लिए गए हैं तो उसके लिए थोड़ी प्रक्रिया अलग हो जाती है। जैसा कि 244 कहता है कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन एविडेंस बिफोर चार्ज और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। 240 में हमने जो चार्ज देखा वह ऑन पुलिस रिपोर्ट था। अब यहाँ जो हम देखेंगे 245 सीआरपीसी में आपको मिलेगा, यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज का प्रावधान है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो सब प्रथम आफ्टर कॉग्निजेंस पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए सफिशिएंट एविडेंस कंप्लेनेंट को प्रोड्यूस करने होंगे। जैसा कि 244 कहता है, व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन ए पुलिस रिपोर्ट the accused appear or brought before magistrate, the magistrate shall proceed here the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। जो अभियोजन के साक्ष्य में जो विटनेस है वह प्रोड्यूस किया जाएगा। द मजिस्ट्रेट में द एप्लीकेशन इशू ए सम्मन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। और जो भी उस मुकदमा से संबंधित कागजात हैं दाखिल करने हैं, सब या बिफोर चार्ज प्रोसिक्यूशन जब 240 में प्रारंभ होगा तो यहाँ प्रोड्यूस कर देना है। 245 कहता है व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। जब 244 की प्रक्रिया में सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड अभियुक्तों पर आरोप गठन के लिए नहीं उपस्थित होता है तो एक्यूज शैल इम्पावर to file a petition under section 245 CRPC for discharge from this case। वह अगर गवाही नहीं प्रस्तुत किया गया, गवाही प्रस्तुत भी किया गया तो वह कार्बोरेशन नहीं है, एविडेंस कार्बोरेट नहीं कर रहा है कि अभियुक्त को चार्ज किया जाए, तो ऐसे हालात में या अभियुक्त को पावर होगा। इफ अपॉन टेकिंग सब एविडेंस रेफर टू 244 कंसिडर The reasons recorded that no case against the accused। जब यह कारण पर्याप्त हो जाता है कि अभियुक्त को मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो 245 सीआरपीसी में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 246 कहता है कि प्रोसीड्योर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। जहां 245 में डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसी तरह से फिर 246 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की प्रक्रिया है जो 246 में होगी और वो कंप्लेनेंट को अपने विटनेस प्रोड्यूस करने होंगे। और 246 के बाद 247 में प्रक्रिया है कि एविडेंस फॉर डिफेंस, तो दोनों बचाव पक्ष की ओर से फिर गवाही देना है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ बिफोर चार्ज होगा तब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। बिफोर चार्ज में अगर 245 में विटनेस नहीं प्रोड्यूस हुए तो 245 में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे और 246 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस अगर डिस्चार्ज नहीं किया गया तो 246 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रारंभ करेंगे। और 247 में देन थर्ड में कहता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एक्यूटल और कन्विक्शन 248 सीआरपीसी कहता है और इन की एक्यूज को एक्यूटल या कन्विक्शन कर दिया जाएगा। 249 सीआरपीसी एक अहम सेक्शन है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। जहां कंप्लेनेंट लगातार एब्सेंट हो रहा हो तो ऐसे हालात में कहता है नो डेट फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट एंड लॉफुली कंपाउंडेबल इज नॉट ए कॉग्निजिबल केस। अगर ऐसा कोई मुकदमा जो कॉग्निजिबल केस नहीं है और कंपाउंडेबल है तो ऐसे हालात में एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड डिस्चार्ज द एक्यूज। अगर चार्ज किया गया है कंपाउंडेबल है
तो उस हालात में भी उसको डिस्चार्ज करने का प्रावधान कानून कहता है। 250 सीआरपीसी देखें, कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अब यहाँ कानून कहता है कि अगर कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट के मुकदमे फेल हो जाते हैं, रीजनेबल कॉज के बिना वह मुकदमे दाखिल किए गए थे और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे हालात में कानून कहता है कि एक्यूज कंपनसेशन का भागी होगा, जिसके लिए यह सेक्शन 250 का 2 सीआरपीसी कहता है कि मजिस्ट्रेट जितना सजा करने का अधिकारी है, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो वह 10,000 तक सजा करने का अधिकारी है, तो 10,000 रुपये तक एक्यूज को कंपनसेशन देने का आदेश पारित कर सकता है। और एक्यूज अगर वह 10,000 रुपया नहीं देता है तो ऐसे हालात में यह भी कानून है कि 30 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है। प्रैक्टिकली केसेज में यह सब प्रचलन में है नहीं, लेकिन जनरली अब कोई 5-10 हज़ार रुपये के लिए आज जो रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है, तो ऐसे हालात में कोई भी ऐसा व्यक्ति कि 10,000 रुपया नहीं दे, और अगर जो देने का एक तो आदेश पारित होगा ही नहीं, वह प्रोटेस्ट पिटीशन देता है, कार्यवाही होता है, गवाही होता है, वो ऐसे हालात में मुकदमे अगर गवाहों के बयान के पश्चात एक्यूटल हो जाते हैं तो ऐसे, लेकिन कानून में यह प्रावधान है कि एक्यूज कंप्लेनेंट से, इन्फॉर्मेंट से कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार हो सकता है, जो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक होगा। तो यह चर्चा हमने वारंट ट्रायल के संबंध में की, जो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज और कंप्लेंट केस। कल हम चैप्टर 20 की चर्चा करेंगे, जहां ट्रायल ऑफ समन केसेज बाई मजिस्ट्रेट बताया गया। इस संदर्भ में कल होगी। दैट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू।